नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री की ओर से लगाया जाएगा। गोरखपुर को आज 2251 करोड़ की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आवासीय योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पर भी आज पत्र सौंपेंगे। शाम 4 बजे गोरख युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन भी है। गोरखा युद्ध स्मारक का आज सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। संग्रहालय का भी शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर आते हैं तो यहां पर फरियादियों का फरियाद जरूर सुनते हैं और भारी संख्या में जो जनता होती है वो यहां पर पहुंचती है। भारी संख्या में जिलेवार तरीके से गांववासी पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि क्या समस्या है और इस समस्या का निदान आखिरकार हो क्यों नहीं रहा है। मुख्यमंत्री फौरन यहां पर निर्देशित करते हैं अपने अधिकारियों को और यहां से कहते हैं कि तत्काल इसको निस्तारण किया जाए, इसका निवारण किया जाए। और यही वजह है कि भारी संख्या में मुख्यमंत्री से लोग मिलने के लिए जाते हैं। कई परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री लोकार्पण भी करेंगे। आवासीय योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पत्र भी सौंपा जाएगा। आज आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से कई बड़े कार्यक्रम में शामिल भी मुख्यमंत्री होते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। दौरा बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि आज भी गोरखपुर वासियों के लिए कोई बड़ी सौगात मिलने जा रही है और यहां पर जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो फरियादियों का फरियाद तो सुनते ही हैं। जी बिल्कुल खुशबू, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज दौरे का दूसरा दिन है और सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाकायदे भ्रमण किया और इस दौरान वो जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल हुए और जनता दर्शन कार्यक्रम में गोरखपुर के आसपास जिलों से आए तमाम फरियादियों की समस्याओं को वो हर बार सुनते हैं और आज भी उन्होंने सुना। लगभग 200 से ज्यादा फरियादी आज वहां पर मौजूद थे, जिसका खुद जो है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और सभी से एक एक कर सभी से उन्होंने बातचीत की। और वहां पे जो अधिकारी थे, यानी कि जो हाई लेवल के अधिकारी होते हैं, वो हाई प्रोफाइल अधिकारी, सभी अधिकारियों को जो है वहां इकट्ठा रहना पड़ता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाकायदे सबकी समस्याओं को सुनकर बाकायदे उनको जो है तत्काल निस्तारण का उन्होंने निर्देश भी दिया। आपको बताते चले कि जमीन और पारिवारिक विवाद ज्यादा से ज्यादा जनता दर्शन में आता है और इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की भौवें भी तन गई थी और काफी लोग जो है जो दोबारा आ गए थे उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर अधिकारियों को लेके नाराजगी भी थी। तो बताते चले कि जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रीड़ा सेक्टर में जाएंगे। क्रीड़ा सेक्टर 27 में प्लास्टिक पार्क में जो है एक बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे जो है अब से थोड़ी ही देर बाद शिरकत करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि क्रीड़ा की तरफ से एक लगभग जो है 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है बाकायदे आज शिलान्यास और लोकार्पण होना है, जिसमें आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली है तब से गोरखपुर में जो है बाकायदे बदलाव होते चला जा रहा है। और यहाँ पे बताते चले कि बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां अब गोरखपुर में जो है आने लगी है और इसी कड़ी में जो है इसके पहले पेप्सिको कंपनी ने अपना बॉटलिंग प्लांट लगाया था और अब कोका कोला की जो है बॉटलिंग प्लांट का जो है बाकायदे आज शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और इसमें तमाम जो लाभार्थी हैं, जो गीडा के तहत लाभार्थी हैं, उनको भूखंडों का जो है बाकायदे प्रमाण पत्र भी जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम है और गोरखपुर वासियों को जो बड़ी बड़ी सौगातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिलते चला आ रहा है, उसी कड़ी में आज फिर जो है बड़ी सौगात का जो है आज दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से इन सौगातों को देते हैं। और बताते चले कि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और 4:30 बजे पूर्व यहाँ पे जो है गोरखा रेजिमेंट यानी कि जीआरडी कैंपस में जाएंगे। और यहाँ पे बताते चले कि जीआरडी के जो स्मारक है उसके सौंदर्यीकरण और एक संग्रहालय का शिलान्यास होना है, जिसमें भारत के सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल होने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे उस संग्रहालय और सौंदर्यीकरण का जो है नींव रखेंगे यानी कि आधारशिला रखेंगे। और इस कार्यक्रम में भी एक सभा को संबोधन करने वाले हैं। तो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है ये 2 कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम वो गोरखनाथ मंदिर में ही करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि 2251 यानी 2251 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जब से गोरखपुर पहुंचे हुए हैं तब से आज उन्होंने देखा क्या है कि वो किस तरह से फरियादियों का फरियाद सुनते हुए नजर आए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालयों सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वालों को फायदा मिलेगा। पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में काल्पनिक वेतन भी वृद्धि दी जाएगी। 1 जनवरी 2006 से लागू वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर फैसला होगा। हजारों शिक्षकों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय से उच्च शिक्षा क्षेत्र में पेंशन संबंधी समस्याएं अब खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो यूपी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालयों सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। 30 जून या 31 दिसंबर को जो भी रिटायर्ड होगा कर्मचारी या शिक्षक, वो अब वेतन में वृद्धि करके दी जाएगी। हजारों शिक्षकों को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है, फायदा पहुंचेगा। निर्णय से उच्च शिक्षा क्षेत्र में पेंशन संबंधी जो समस्याएं हैं वो यहां पर अब खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षकों के हित में, कर्मचारियों के हित में। चूंकि रिटायर्ड होने वाले जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको लाभ होगा। और 1 जनवरी 2006 से लागू वेतन समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिससे हजार शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। अब इस निर्णय से जो कई समस्याएं पैदा हो रही थी वो अब यहां पर खत्म होती हुई नजर आएंगी और जो शिक्षकों की मांग थी वो यहां पर जाहिर तौर पर सुनी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आप जिस तरह से देखा क्या है कि मुख्यमंत्री की ओर से माफ कीजिएगा, यूपी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये फैसला कितना हित में है और कितना लाभ होने वाला है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए खुशबू, अभी तक जो विश्वविद्यालय के छात्र होते थे, यूनिवर्सिटी के छात्र होते थे, उनके रिटायरमेंट के समय जिस तरीके से उनको ग्रेजुटी लेने में दिक्कतें होती थी, उनकी पेंशन में दिक्कतें आती थी और वेतनमान में लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के निर्देश के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। 30 जून से 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले जो शिक्षक हैं इनकी पेंशन या ग्रेजुटी की गणना में काल्पनिक वृद्धि यानी उसी दौरान भी जिस तरीके से जो लेट ओवर होगा तो उसमें उनकी जो ग्रेजुटी मिलेगी तो उसमें उनको लाभ दिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं तमाम जो शिक्षक थे उनके रिटायरमेंट के बाद वो ऑफिसों के चक्कर लगाते थे और उसके बाद उनकी जो ग्रेजुटी होती थी या फिर जो पेंशन बनती थी उसमें काफी विलंब होता था और उसके बाद जब कभी पेंशन कभी कदार मैंने देखा तमाम ऐसे शिक्षक हैं साल 2-2 साल लग जाते थे उनकी पेंशन ग्रेजुटी लेने में। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो उनको कहीं न कहीं अब सरकार की तरफ से उनको लाभ दिया जाएगा जिस बीच के दौरान। और साथ ही उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे ग्रेजुटी लेने की बात करें या फिर पेंशन नई पेंशन बनने के लिए, उसमें कहीं न कहीं जल्दी काम किया जाएगा और उसका एक समय सीमा एक निर्धारित होगा कितने दिन में इनकी पेंशन बन के तैयार हो जाएगी और ग्रेजुटी भी कितने दिन में मिल जाएगी। अनूप, आप जिस तरह से ये फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है, क्या आगे भी जो शिक्षक रिटायर्ड होंगे ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा?
देखिए उच्च शिक्षा जो विभाग है उसकी तरफ से हालांकि अभी तक जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे उनकी सबसे बड़ी समस्याएं थी कि जिस समय वो रिटायरमेंट होते थे, चाहे ग्रेजुएटी को लेकर के बात करें या पेंशन की को लेकर के बात करें, इसका पेंशन का ऑफिस प्रयागराज में है, प्रयागराज आना जाना और उसकी व्यवस्थाओं में साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम खामियां थी इनके पेंशन में मिलने में, तमाम को कागज या फिर पुराने पत्र देने पड़ते थे, लेकिन उसका भी एक समय सीमा नहीं था कि कितने दिन में इनकी पेंशन हो जाएगी। एक फाइल दूसरे अधिकारी के पास जाती थी तो लंबा एक समय प्रोसेस हो जाता था। जो पेंशन भोगी होता था वो इसके पीछे चक्कर लगाया करता था। उस पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी, निजात मिलेगी और इस व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है, मुझे लगता उच्च शिक्षा विभाग इसी उस पे जो नियम बने हैं उसी पर काम करेगा। आने वाले समय में और भी बेहतर इस पे कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि उस शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि आने वाले समय में ऑनलाइन व्यवस्थाएं होंगी, ऑनलाइन व्यवस्थाओं के साथ साथ एक समय सीमा निर्धारित होगी, कितने दिन में पेंशन मिल जाएगी, कितने दिन में ग्रेजुएटी उसके पेंशन भोगी के अकाउंट में आ जाएगा। तो आने वाले समय में भी और भी पारदर्शी व्यवस्थाएं होंगी, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग तय होगी, कितने दिन में इसके काम होना है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शिक्षकों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही रिटायरमेंट के बाद, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। सरकार की ओर से कह दिया गया है कि अब जो भी शिक्षक महाविद्यालय के रहे हों या सहायता प्राप्त कॉलेज के हो, कर्मचारी हो, उनको लाभ मिलेगा। 30 जून से 31 दिसंबर के बीच में जिनकी भी रिटायरमेंट हुई है वो अब इसका लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआई के 4,534 पदों पर भर्ती और अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। 20 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान भी है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11 सितंबर। लिखित परीक्षा कराने में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा। तो एसआई भर्ती के लिए सरकार की ओर से 4,534 पदों पर यह भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अब तक जो आवेदन मिले हैं वो 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा आवेदन आने के अभी भी अनुमान है। आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है, तिथि है, वो 11 सितंबर है। लिखित परीक्षा कराने में तकरीबन 3 महीने का वक्त भी लग सकता है। तो सरकार की ओर से यहाँ पर आपको बताते चले कि जो भर्तियां हैं वो निकाली जा रही हैं और इसी कड़ी में जो प्रदेश के युवा हैं वो आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जो ये आवेदन है वो आपको बता दें कि 11 सितंबर तक ही करना होगा। लिखित परीक्षा कराने में सरकार को 3 महीने का वक्त लगेगा और 6 लाख से ज्यादा आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं। 20 लाख से अधिक आवेदन आने का अभी भी अनुमान है। तो मंत्री ओपी राजभर के आवास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं अब इसको लेकर सुबह सपा महासचिव अरुण राजभर का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के होते हुए किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरह का गुंडाराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एबीवीपी के घायल कार्यकर्ताओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर दिया। कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। तो बाढ़ के बाद अगस्त से सितंबर के बीच डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है और ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने और मरीजों के उपचार की तैयारियां शुरू कर दी है।
सीएमओ अरुण कुमार तिवारी ने बताया है कि डेंगू के मरीजों के लिए एसआरएन में एक वार्ड, जिला अस्पताल में 25 नेट वाली बेड और सीएचसी और पीएचसी में 5 बेड आरक्षित की गई है। साथ ही ऑक्सीजन, मेडिसिन और टेस्ट की सारी व्यवस्था की गई है। बांस जब नीचे जाती है तो कहीं कहीं वाटर लॉगिंग जाती है, मतलब जल भराव हो जाता है। उस जल भराव को हमें हटाना है और अगर ऐसी स्थिति आती है तो नहीं हट सकता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें जानी जाती है जिससे मच्छर न फैले। तो ऐसी स्थिति में हमारे नगर निगम चले जाता है और नगर निगम द्वारा ये कार्य किया जाता है। कभी कोई स्थिति भी जैसे बुखार से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जाँच करते हैं। इसके लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जाँच की और दवाई। अभी तक सिर्फ बाढ़ मिले और हमारे स्वरूपानी हॉस्पिटल में एक वार्ड आरक्षित है तथा सभी जिला चिकित्सालयों में 25 बेड आरक्षित कराए गए। हमारे सभी सीएचसी को 5-5 तक बेड आरक्षित किया गया। पहली बात तो स्लीप का कमी करना चाहिए, जिससे मच्छर ऐसा रहता है कि मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है, तो इसलिए ये सावधानी बहुत जरूरी है। और कहीं भी अगर जल भराव हो उसको हटाने की कोशिश और कूलर या इस तरह की चीजें हैं जिसमें मच्छर पनप सकते हैं उसको बिल्कुल भी साफ। तो गणेश महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में पूजा और भक्ति का माहौल है और इसी बीच में प्रयागराज के 25 साल पुराने गणेश पूजा पंडाल में इस बार विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। यहाँ भक्तों ने आरती, हवन और पूजन के साथ न केवल भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगा बल्कि मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार के दीर्घायु, निरंतरता, सफलता के लिए विशेष प्रार्थना और हवन भी की है। इस अनुष्ठान की सबसे खास बात ये रही कि श्रद्धालु अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। संगम नगरी प्रयागराज में आज समय करेला बाग में एक विशेष हवन का आयोजन किया जा रहा है और आपको दिखा दें गणेश पंडाल में ये 25वां आयोजन है और यहाँ पर भव्य जो प्रतिमा है बप्पा की सजाई गई है, पूरा परिवार है, मगर हाथों में यहाँ लोगों के पीएम मोदी का पोस्टर है, सीएम योगी का पोस्टर है, राफेल है और ऑपरेशन सिंदूर है और ऐसे में विशेष हवन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो बिहार में चुनाव है उसको लेकर ये हवन है और साथ ही 2027 में फिर से योगी सरकार बने उसको लेकर यहाँ पे विशेष हवन पूजा अर्चना की गई है। फिलहाल हमारे साथ अखिलेश सहाय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए आज आप लोग हवन कर रहे हैं, किस तरह से, क्या कुछ खास है? ऐसे गणेश चतुर्थी चल रहा है। आज हमारे विशेष उद्देश्य है कि जो बिहार में है हमारे मोदी सरकार बने और आने वाले समय में यूपी में हमारे योगी जी का सरकार बने, जिससे हम लोग का और सनातन धर्म बढ़े। बहुत ही सुरक्षा है और विशेष हवन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। भगवान गणेश जी की अपार कृपा रहे। गणेश जी का भी इस वर्ष हमारा रजत जयंती मनाया जा रहा है करेला बाग कॉलोनी में और उसके साथ विशेष अनुष्ठान चल रहा है। हमारे की भी है, सभी लोग हम लोग मिलकर यही कामना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं का जिस तरह से रखी गई लाज और आप लोग पोस्टर लिए तो क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में निसंकोच और निश्चिंत होकर के औरतें किसी समय भी निकलती हैं और उन्हें कोई डर नहीं है कि हम मतलब कोई डर नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर के अपना निकलती हैं। रात में भी निकलती हैं तो कोई डर नहीं है। तो चाहते हैं कि यही सरकार आए और मोदी जी योगी जी आए तो हम सब एक निश्चिंत और एक सुरक्षित जीवन। देखिए आप लोग इस हवन में शामिल हुए, उनके कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लगता है और योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, हम लोग सुरक्षित है हर तरफ से, बहुत अच्छा लगता है।
कि आज विशेष हवन की गई है और साथ ही आरती भी हो रही है बप्पा की, और यहाँ पर लोग इस पूरे हवन को करने के बाद विधि विधान से कामना कर रहे हैं कि बिहार में फिर से मोदी सरकार आए और साथ ही यूपी में 2027 में योगी सरकार बने। जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा और अन्य सुरक्षाओं पर यहाँ लोगों ने बोला है, आप देख सकते हैं, और जिस तरह से कामना की गई और विधि विधान से मंद उच्चारण करके ये हवन संपन्न हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ के बीकेटी स्थित राम सागर मिश्रा चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू हो गई। करीब साल भर से विशेषज्ञ ने नहीं होने से जांच बंद पड़ी थी और मरीजों को निजी केंद्र पर जाना पड़ रहा था। वहीं मरीजों की समस्याओं को देखते हुए शासन ने रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी है। सीएमएस का कहना है कि गर्भवती और सामान्य मरीजों की जांच अब अस्पताल में ही संभव हो पाएगी। हमारे संवाददाता राज ने सीएमएस डॉक्टर वीके शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। राजधानी लखनऊ के राम सागर मिश्र अस्पताल में हमारे संग यहाँ सीएमएस हैं अस्पताल के, इनसे भी जानेंगे। करीबन 8 महीने से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बंद हुआ था, जिसको लेकर लगातार क्षेत्र के जो लोग थे उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पे। थैंक यू। सर, अपने यहाँ अल्ट्रासाउंड 8 महीने से करीबन बंद था, क्या दिक्कत है? क्या इसके पीछे मुख्य कारण था कि रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न हो पाना। अब रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हो गई है, बाकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रूव करके जांच शुरू कर दी गई है। अब मरीजों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। सर, इससे पहले जो डॉक्टरों की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कम थे, क्या स्थिति है? नहीं, डॉक्टर कम तो जरूर हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ और डॉक्टरों का भी शासन में प्रस्ताव चल रहा है और जल्दी वो भी कमियां पूरी कर ली जाएंगी। यहाँ के सीएमएस थे, उनका लगातार साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे इससे पहले जो 8-9 महीने से अल्ट्रासाउंड बंद था, कोई दिक्कतें थी लगातार, इसको लेकर लगातार यहाँ पे अब अल्ट्रासाउंड चालू हो गया, जिसको लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने। जो मरीज हैं वो लगातार आते रहेंगे और इनका साफ तौर से कहना है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजेंद्र, लखनऊ। तो नोएडा से डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 76 साल की एक बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने अपने निशाने पर लिया। 18 जुलाई को नेहा नाम की एक लड़की ने एयरटेल कंपनी की टेलीकॉलर पर बन के कॉल किया और कहा कि मुंबई के भायखला इलाके में एक दुकान में उनका नंबर चल रहा है और नंबर का इस्तेमाल जुआ ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें मुंबई पुलिस से क्लियरेंस लेना होगा। बाद में बुजुर्ग महिला को एक शख्स ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एसपी बनकर कॉल किया और बताया कि उनके नाम से मुंबई में 4 बैंक अकाउंट खोले गए हैं और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, हवाला, ऑनलाइन जुआ, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल है। आतंकियों को फंडिंग करने में इस्तेमाल हुआ है। फर्जी एसपी ने बताया है कि सरला देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी है। ये बात सुनते हुए सरला देवी डर गई, जिसका फायदा साइबर क्रिमिनल ने उठाया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर लिया। साइबर ठगों ने लगभग 23 दिनों तक सरला देवी को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपए ठग लिए। तो बस्ती के परशुरामपुर ब्लॉक के बीडीओ ने विनोद कुमार सिंह इन दिनों अपनी सादगी और गौ सेवा की वजह से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुके हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ वे हफ्ते में 2 दिन गौशालाओं में जाकर श्रमदान करते हैं। बीडीओ विनोद कुमार कभी ईंट गारा उठाते तो कभी गोबर ढोते और चारा काटते दिखाई देते हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा ईंट ढो चुके हैं, गौशाला को पक्कीकरण करवा चुके हैं। वहीं उनके पुरस्कार के लिए भेज दिया है। विकासखंड में 6 गौशालाएं हैं और 6 गौशाला मेरा रूटीन वर्क है। प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को तो निश्चित रूप से मेरी विकासखंड की टीम जाती है। इसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक दिवस 1 से 2 गौशाला का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करता हूँ। निरीक्षण नहीं करता हूँ, मैं एक तरह से कार्यकर्ता के रूप में निरीक्षण करता हूँ और श्रम भी करता हूँ। और ये कार्य जो है मेरे रूटीन वर्क से ऊपर होता है, मेरी ऑफिस का कार्य प्रभावित नहीं होता है। और मेरे विकासखंड की टीम जो है वो भी इसी तरह कार्य करती है, जिससे ऑफिस का वर्क मेरा प्रभावित नहीं होता है इससे। आपकी टीम में कितने लोग हैं और ये कौन लोग हैं? हमारी टीम में जो एडीओ स्तर के लोग हैं वो हर प्रत्येक गौशाला में नोडल बनाए गए हैं और वहाँ का सचिव जो है वो भी उस गौशाला में संबद्ध किया गया है। जो बीडीओ परशुरामपुर हैं उनका कार्य बहुत ही अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है। अभी रिसेंटली उनका एक और वीडियो आया था जिसमें वो श्रमदान करा करके और जो वहाँ पर सोलिंग करा रहे थे और इस प्रकार के कई कार्यक्रम वो करते रहे हैं। इसलिए
मेरे तरफ से भी और एक बार प्रभारी मंत्री जी की तरफ से भी उनको इस विषय के लिए प्रशंसा की गई थी, उनको उनका सम्मान किया गया था। और बाकी वीडियोस को भी ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से वे भी करें। और क्योंकि गो संरक्षण एक जन सहभागिता का प्रश्न है, केवल सरकार की तरफ से करने से उसका जो स्पिरिट है वो पूरा नहीं होगा, तो अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें और हमारे अन्य खंड विकास अधिकारी भी इसी प्रकार कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ और खंड विकास अधिकारियों ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।